करंट अफेयर्स में आजकल जो बहुत न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है वो यूएसए का जो टैरिफ वॉर चल रहा है ईयू के साथ, उस पर हम बातें करेंगे। देखिए ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर दिन आपको देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में। तो मैं अभी ये न्यूज़ ऐसे कवर कराऊंगा कि इसके बाद से आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप न्यूज़पेपर में देखिए इस न्यूज़ को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं होलिस्टिकली इस न्यूज़ को कवर कराऊंगा। इसके सारे डायमेंशंस को कवर कराऊंगा, इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम यूरोपियन यूनियन का कब बना था, कैसे बना था, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। पर्टिकुलरली जो भी ये ट्रेड वॉर हो रहे हैं इसका कंट्री के रिलेशन इसे कैसे हैम्पर होंगे, कौन से कंट्री के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, हम सारे डायमेंशन इस पे बात करेंगे। और इससे मेंस पे जितनी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो हम इसमें आप देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए न्यूज़ ये है कि न्यूज़ ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये थ्रेट दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को, कि वो 10% का टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ क्या होता है? देखिए जब कोई कंट्री, दो कंट्रीज है, यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है, ये एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यूएसए का जो भी यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट यूएसए के मार्केट में आएगा, ये क्या करेंगे, उस पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। तो ये जो 50 रुपये की जो चीज़ होगी, मतलब जो भी सामान 50 रुपये का होगा, वो अब 10% का टैरिफ लग जाएगा, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर वो यूएसए के मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं उसको, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, तो कोई नहीं खरीदेगा। इसी वजह से जो है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के लिए नुकसान होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए के मार्केट में बिक नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी बोली जाती है कि जो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्शन करता है वो ये पॉलिसी लगाता है, जिसमें हम डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। डंपिंग ड्यूटी वो होती है कि जब कंट्री जो है सस्ता प्रोडक्ट देती है, जैसे चाइना जो है वो डंपिंग लगा के अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर देता है। जैसे अगर 10 रुपये का सामान है तो वो 5 रुपये का कर देता है, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया जो है वो एंटी डंपिंग लगाता है, ताकि वो जो 10 रुपये का सामान है वो 10 रुपये में ही हो, बाकी एक्स्ट्रा जो 5 रुपये है वो उस पर इंडिया इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है। इसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। वो इसलिए लगाता है क्योंकि अगर वो 5 रुपये का सामान हमारे मार्केट में आएगा तो हमारे मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी चीप प्रोडक्ट अगर हमारे मार्केट में आएगी तो हमारे जो सामान होंगे वो बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, सब लोग चाइना का सामान खरीदेंगे। तो वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी फॉलो करते हैं कंट्री। यूएसए यही दावा कर रहा है कि ये उसकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है और ये उसका ट्रेड अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रेड उसका रिलेशन है वो अपनी अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रेड वॉर है ये कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, जिसकी वजह से वो ट्रेड को बीच में ला रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, और जिससे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं वो उस टैरिफ से डर के कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगी और अपने जो भी है वो उस यूएसए के सपोर्ट में आ जाएंगी कि वो उस पर कंट्रोल कर सकता है ग्रीनलैंड पे। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, डेनमार्क के अंदर में आती है, मतलब उस पर कब्जा है डेनमार्क का, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो उस पर कब्जा रखे ग्रीनलैंड पे। अब अगर वो यूएसए उस पर कब्जा रखेगा तो सोचिए वहाँ की नेशनल जो वहाँ की सोवरेनिटी होगी वो हैम्पर होगी। और यूरोपियन यूनियन का यही मानना है कि ये जो यूएसए का जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी और सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। पर जहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ा होता है यूएसए का, वहाँ सारे इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जब बात लीबिया की होगी, जब बात इराक की होगी, जब बात सीरिया की सिविल वॉर की होगी, इंडोनेशिया की सिविल वॉर की होगी, हर जगह पे यूएसए के इंटरेस्ट ने हैम्पर किया ही है हर चीज़ों में। डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम करते हैं कि वो मीडिएशन कराते हैं कंबोडिया थाईलैंड के वॉर में, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर की जाए, लेकिन वो मीडिएशन नहीं होता, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। वेनेजुएला की कहानी आपने देखा ही है, जहाँ पे यूएसए का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था ऑयल को लेके। ईरान के साथ अभी जो हो रहा है वहाँ पे यूएसए अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है। जो कंट्रीज डॉलर के खिलाफ जाती है उस कंट्री पे भी यूएसए थ्रेट डालता है, उसको भी टैरिफ के थ्रू वो थ्रेट देता है। तो ये यूएसए की पॉलिसी रही है और पहले हिस्टोरिकल पॉलिसी ही है उसकी, कि या तो किसी को अपने ट्रेड में अपने ट्रेड के थ्रू थ्रेट दे दो या मिलिट्री के थ्रू थ्रेट करो। अब जब बात आ गई यूएसए की, तो वो इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना, वो अपना, जैसे हमने डब्ल्यूटीओ में भी देखा, डब्ल्यूटीओ में भी यूएसए का वर्चस्व चलता था। जैसे ही यूएसए बैकड्रॉप में जाने लगा तो डब्ल्यूटीओ से फंडिंग रोक दिया, डब्ल्यूटीओ से विड्रॉ कर लिया, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया, यूएनएसओ की फंडिंग रोक दी। जो इन्वायरमेंटल पीस क्लॉज होते हैं, जो पीस लॉज होते हैं जैसे पेरिस ट्रीटी, वो ज्वाइन ही नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह से यूएसए, अगर हम डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करें तो अपने एम्बर बॉक्स के थ्रू वो 3 बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स होता है। तो एम्बर बॉक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट पे वो सब्सिडी देता ही है और इंडिया को बोलता है कि वो सब्सिडी ना दे। तो ये यूएसए की पॉलिसी रही। तो यही पॉलिसी के थ्रू यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के कंट्री को ये नेगोशिएशन में लाना चाहता है कि वो नेगोशिएट करें यूएसए के साथ और ग्रीनलैंड पे उसकी सहमति दिखाएं, एग्रीमेंट दिखाएं और ये ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले, जिसके अंडर में उसने 10% टैरिफ लगाने का थ्रेट दिया है, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। और ये जो टैरिफ है ये 25% हो जाएगा जून 2026 तक। इस इनिशिएटिव को देखते हुए जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं, जो ग्रीनलैंड के नियर अबाउट रहती हैं जो कंट्री, जैसे डेनमार्क हो गया, डेनमार्क की तो वो टेरिटरी है, नॉर्वे हो गया, नॉर्डिक कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब कंट्री जो हैं ये अफेक्ट होंगी ये टैरिफ से। नीदरलैंड, फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे, ये 3 नॉर्डिक कंट्री हैं, तो ये मोस्टली अफेक्ट होंगी। अगर हम ग्रीनलैंड की लोकेशन की बात करें तो पहले हम लोकेशन देखते हैं।
देखिए ये है ग्रीनलैंड का लोकेशन। तो इस लोकेशन से अब देखिए ये बैफिन बे है, कनाडा है, यहाँ यूएसए है कहीं, और यहाँ आइसलैंड है, यहाँ आपका बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कहीं डेनमार्क होगा, और ये नॉर्डिक कंट्री होती हैं। नॉर्डिक में फिनलैंड होगा, यहाँ नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, फिनलैंड होगा, ये 3 कंट्री होती हैं। तो ये जो कंट्री है, नियर जो कंट्री है, ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। यहाँ यूके और फ्रांस भी यहाँ पे होगा। तो ये जो कंट्री है ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। आप एक बार मैप को ना, आप पूरे यूरोप के मैप को आप एक बार देख लीजिएगा, और ये कंट्री जिनका नाम लिखा हुआ आप ट्रेस करिएगा उनको, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन बन सके 2026 के प्रीलिम्स में। तो हम ये बात करते हैं कि यूएसए, ये अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनिस की, और ये टेरिटरी जो है ये आर्कटिक के पास है। आर्कटिक जो है आपका, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक दो पड़ते हैं, तो ये आर्कटिक जो है, आइसलैंड जो है, ये आपका कहीं ना कहीं इसके पास में है ये ग्रीनलैंड। तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। यूरोप, डेनमार्क, जर्मनी, ये लोग अपोज कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। बट हम डिस्कस कर लिए कि इंटरनेशनल लॉज यूएसए के लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यूरोप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के लीडर का यही मानना है कि यूएसए जो है ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहता है, जिसके थ्रू वो ट्रेड को बीच में लाके ब्लैकमेल कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब यूएसए गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है इस पे। यूएसए गवर्नमेंट बोल रही है कि ग्रीनलैंड का जो इशू है ये ब्रॉडर इशू है, ये उसके और टैरिफ का इशू अलग है, दोनों का अलग अलग वो बता रही है, क्योंकि वो उसके नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो वो ट्रेड पॉलिसी है, तो दोनों अलग अलग मुद्दे वो बता रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी हम डिस्कस कर लिए। यूरोपियन काउंसिल का भी यही कहना है, जो उसके प्रेसिडेंट उनका कहना है कि ये डेंजरस डाउनवर्ड कहीं ना कहीं स्पायरल है, जो कि नाटो को भी थ्रेटन कर रहा है। नाटो में पता है ये यूरोप की कंट्री, मोस्टली यूरोप की कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो अगर ये रिफ्ट देखने को मिल रहा है ट्रेड में, तो ये सिक्योरिटी में भी रिफ्ट देखने को मिलेगा। फिर नाटो जो होगा वो वीक पड़ेगा, और जब नाटो वीक पड़ेगा तो अब हम इसके कंसिक्वेंसेस जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोग जो है वो राइज करेंगे। जैसे सब लोग अब यूएसए पे जो ट्रस्ट था यूरोप का, जो बहुत पहले से ट्रस्ट चलते आए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम हिस्टोरिकली अगर बात करें क्यों सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ देखिए यूएसए और यूरोप लॉन्ग टाइम अलाइज रह चुके हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, वर्ल्ड की सबसे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप और यूएसए हैं। लेकिन ये टेंशन जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को ओवरलैप कर रहा है, सिक्योरिटी डिसएग्रीमेंट है। पर्टिकुलरली जो आर्कटिक पॉलिसी है, आर्कटिक को लेकर जो उसको प्रोटेक्शन की बात होती है, जो वहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इंटरजनरेशनल इक्विटी की तरह से यूज़ करना है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है, जिसमें इंडिया भी ऑब्जर्वर मेंबर है आर्कटिक पॉलिसी में। यूरोप की कंट्रीज जो मेंबर हैं उसमें नॉर्डिक कंट्रीज़, उसके बाद से जो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यूएसए भी मेंबर है उसका। तो ये लोग उसको प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ जब रिफ्ट देखने को मिलेगा, यहाँ जब डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो इस आर्कटिक पॉलिसी में भी डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर ग्लोबल ट्रेड और इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। इन दोनों यूरोपियन यूनियन और यूएसए के इस वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेड और इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन और ईयू जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन लोग के में ट्रेड होता है, वर्थ $1 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा, अब ये रिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे, बिजनेस दोनों जगह का हैम्पर होगा। ऑटोमोबाइल्स हो गया, मशीनरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन हो गया, इन सब चीज़ों के इंडस्ट्रीज होंगे ये हैम्पर होंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इन दोनों ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। जब इन लोगों के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी हैम्पर होगा। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फॉलआउट देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी यूरोप की कंट्री हैं जो इस टैरिफ से अफेक्ट होंगी। फिर ये ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन मेजर है, जो कि इनके अगर ये कुछ देखने को मिलता है, तो फिर जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप की कंट्री हैं, वो यूएसए के अलावा मार्केट को ढूंढेंगी। तो ये हमको देखने को मिलता है। ये बाकी कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा इकोनॉमी पे। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या ये हिस्टोरिकल मुद्दा है। ये ट्रेड वॉर जो था ये अभी से स्टार्ट नहीं है। ये ट्रेड वॉर 2025 में 15% टैरिफ वॉर के नेगोशिएशन पे आया था। ये 30% पे डील हो रहा था, लेकिन फॉर्मली ये 15% पे नेगोशिएशन हुआ था। लेकिन अब दोबारा ये मुद्दा लाने का मेन मकसद यही है कि वो दोबारा से वो, क्योंकि ग्रीनलैंड का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए दोबारा ये मुद्दा लाएगा। लेकिन ये पहले से ही चलता आ रहा है। 2025 में ये 30% बढ़ाने की बात किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। बाद में नेगोशिएशन जब हुआ तो 15% टैरिफ की बात हो गई थी, लेकिन अब 10% और फिर उसके बाद 25% करने की बात हो रही है जून से। तो ये अब जो मुद्दा जुड़ा है वो ग्रीनलैंड का भी मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे कैसे ये यूरोपियन यूनियन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उनमें पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे यूरोपियन यूनियन जो है वो एक मिल के इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, उस कंडेम्ड कर रहे हैं यूएसए की इस पॉलिसी को। यूरोपियन नेशन ने जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया कि वो यूएसए का जो टैरिफ है वो हार्मफुल है और यूनिटी को अंडरमाइन कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के लीडर जो है वो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें हों जो ये जियो पॉलिटिकल राइवलरी को दूर कर सके, पीस और स्टेबिलिटी ला सके। ये चीज़ों की बात करें यूरोपियन, मतलब कि कंडेम तो पूरे यूरोपियन नेशन ही कर रहे हैं यूएसए की इस पॉलिसी को। फिर इकोनॉमिक और ट्रेड रिस्पॉन्स क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस रिटेलिएटेड जो ये पॉलिसी है यूएसए का, वो उसको इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, कुछ ट्रेड वॉर से जोड़ रहे हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक अप्रोच, मतलब कुछ यूएसए से विड्रॉ होने की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे हमको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। जियो पॉलिटिकली भी हम लोग देखें कि क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा
क्या हैम्पर, इसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेन करेगा ट्रस्ट बिटवीन अलाइज, जो भी एलाइज है उनके बीच में ट्रस्ट, क्योंकि यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत सारे नेगोशिएशन और एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल भी है और बायलेटरल भी है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अगर रिफ्ट होता है तो बहुत सारे ट्रस्ट जो है इनके बीच में टूटेंगे। शिफ्ट स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी इन द आर्कटिक रीजन, इन्फ्लुएंस हाउ यूरोपियन इंगेज विद चाइना एंड रशिया। अब यूरोप जो है वो चाइना और रशिया के साथ कैसे इंगेज करेगा वो हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यूएसए के साथ अगर उसका रिटेलिएशन देखने को मिलेगा तो फिर बाकी कंट्रीज जो अपॉर्चुनिटी वो देखेगा, तो चाइना और रशिया के साथ उसका क्या रिलेशन होगा वो आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद से हाई कॉस्ट टैरिफ की वजह से कॉस्ट बढ़ेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, ग्रोथ और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि लीड कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन अवे फ्रॉम द यूएसए। तो फिर जो बाकी की कंट्रीज हैं वो यूएसए और ईयू से हट के मार्केट देखेंगे, तो ये बात है। फिर लीगली वही है कि डब्ल्यूटीओ भी इस चीज़ को अपोज ही करता है, क्योंकि ये जो चीज़ें डब्ल्यूटीओ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है, तो वो कभी भी इस टैरिफ चीज़ को सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये टैरिफ जो है कहीं रिटेलिएटरी मेजर्स है यूएसए का। इंडिया पे क्या इंपैक्ट करेगा, देखिए इंडिया पे जो इंपैक्ट है ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट करेगा। इंडिया पे क्या, हाई टैरिफ ऑन यूरोपियन गुड्स एंटरिंग द यूएस मेक इंडियन प्रोडक्ट रिटेल रिलेटिवली मोर कॉम्पिटेटिव। तो इंडिया के लिए एक ऑफर है कि अगर यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स यूएसए के मार्केट में महंगे पड़ रहे हैं तो यूएसए जो है क्या करेगा, तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं वो टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल हो गया, ये जो गुड्स हैं आपको, या अगर हम बात करें कि जो ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल और जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब क्या होंगे वो इंडिया को बेनिफिट करेंगे, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा, क्योंकि ईयू के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। तो इनके प्रोडक्ट्स, इंडिया के प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर जर्मन ऑटो कंपोनेंट जो है अगर 25% का टैरिफ उस पर लगता है तो यूएसए के जो बायर हैं वो शिफ्ट करेंगे इंडिया के सप्लाई पे। तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी खुलेगा, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे पड़ जाएंगे, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स यूएसए खरीदेगा। तो ये बात है, तो इंडिया के लिए एक ऑफर ही है। फिर यूरोपियन यूनियन भी है, वो भी एक ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहा है, क्योंकि यूएसए जब बैरियर लगाएगा तो यूरोपियन यूनियन इंडिया, एशियान, अफ्रीका, इन सब चीज़ों पे जगह ढूंढेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो मेक इन इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट हब है उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा क्या है कि इंडिया की जो ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन उस पर लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे इंडिया का ईयू के साथ एफटीए चल रहा है नेगोशिएशन, वो हैम्पर करेगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट की वजह से स्लो डाउन हो जाएगा ये ट्रेड डिसीजन। इंडिया ईयू का जो भी एग्रीमेंट है नेगोशिएशन, वो आपको देखें कि वो स्लो डाउन होगा, वो डिस्कस कर लिए हम लोग। मार्केट एक्सेस का डिस्कशन जो चल रहा है, ईयू ऑल्सो प्राउड है, लेकिन इसमें ये भी बात होगी कि हो सकता है यूएसए पे बहुत ओवर डिपेंडेंस है ईयू, और ये है उसको देखने को मिला 25% का टैरिफ, तो फिर वो क्या करेगा, वो इंडिया पे शिफ्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि ये आगे भी ऊपर ये इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है, ये स्लो हो सकता है कि ये पेस बढ़ भी जाए, इंडिया को वो ज़्यादा प्रेफर करे, या हो सकता है कि नेगोशिएशन में डिले भी देखने को मिले। दोनों तरह का ये चीज़ हो सकता है। फिर इंडिया और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है, क्योंकि यूएसए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो इंडिया को इस बात से नहीं कॉशियस होना चाहिए, इंडिया को सोचना चाहिए कि हो सकता है ईयू के साथ ऐसा किया, इंडिया के साथ भी ऐसा करेगा, तो इंडिया को थोड़ा सा मतलब डिपेंडेंस अपनी यूएसए से कम करनी पड़ेगी, यूएस की मार्केट से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है और कल को अगर यूएसए की ट्रेड पॉलिसी कुछ और आ जाती है तो फिर इंडिया को हैम्पर करेगा वो। फिर हम बात करते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या है, कि ग्लोबल सप्लाई चेन में शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट होगा, तो यूएस और ईयू के टेंशन की वजह से ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, एविएशन की बात करें वो हैम्पर होंगे। जो मशीनरी सप्लाई चेन है या इंडियन कंपनीज जो है इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल, तो इंडिया की जो कंपनी है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगी। हो सकता है कि जिसकी वजह से कॉस्ट की वॉलेटिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के प्राइस को डिसाइड करती हैं। जब इनके बीच में रिफ्ट देखने को मिलेगा तो बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा और कॉस्ट बढ़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी खुलेगा, क्यों, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो पहले क्या होता था चाइना +1, जैसे कि चाइना में अगर कुछ चीज़ हुआ तो +1 ढूंढती थी, उसके लिए भी इंडिया था। अब जो है वो ईयू प्लस इंडिया हो रहा है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का मार्केट अगर हैम्पर है तो इंडिया को प्रेफर करेंगे लोग। जब चाइना में प्रोटेक्शनिस्ट चल रहा था, चाइना जब अपनी पॉलिसी में फेल हो रहा था तो फिर लोग इंडिया को ढूंढ रहे थे। ऐसे ही जब ईयू जब फेल हो रहा है तो वहाँ पे इंडिया को ढूंढ रहा है। तो ये चीज़ें होगी, इंडिया के लिए ऑफर है ये कहीं ना कहीं। इंडिया के में एफडीआई आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हम लोग एप्पल आईफोन का भी देखे थे कि फॉक्सकॉन जो कंट्री थी वो जो यूएसए से जब वहाँ से निकली चाइना से, तो वो इंडिया में ढूंढ रही थी मार्केट। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग जो भी ये चीज़ें अगर कहीं और से हैम्पर हो रही तो वो इंडिया में रिलोकेट करेंगी, तो इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। इंडिया की मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा, वो इंडिया में टेक्नोलॉजी आएगा, इंडिया में एफडीआई आने की वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, जिससे कि जो लास्ट माइल है उसको भी जॉब क्रिएट होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा। फिर बाकी देखते हैं कि उसके बाद से क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक में क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन ग्रोथ भी स्लो होगा। उसके बाद से हम बात करते हैं कि प्राइस की वॉलेटिलिटी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लो, इन सब में भी हमको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर में है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा। उसके बाद से जिसकी मार्जिनलाइज इफेक्ट टू इंडिया इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इंडिया में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। प्राइस और इन्फ्लेशन का क्या लिंक है वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, कि यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि
स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, स्पेस फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया, इससे क्या होगा कि इंडिया कैन पोजीशन इटसेल्फ, इंडिया दोनों में से चूज कर सकता है कि वो किसको करेगा, या बैलेंस अपना रिलेशन रख सकता है कि यूएस और यू दोनों के साथ अपना बैलेंस रिलेशन रख सकता है। एक लीडर की तरह काम करेगा इंडिया। इंडिया खुद अपने डिसीजन में ऑटोनॉमी दिखाएगा कि उसको किसके साथ प्रेफर करना है। इंडिया क्योंकि ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल साउथ का। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में अपनी राइवलरी चल रही है। तो साउथ में एक इंडिया ही एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि लीड कर सकता है कंट्री में, क्योंकि इंडिया में पीस, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया एक लीडर ऑलरेडी है ग्लोबल साउथ का। तो इन मुद्दों में भी इंडिया जब अपनी ऑटोनॉमी दिखाएगा तो वो इंडिया की सॉफ्ट पावर दिखती है, सॉफ्ट स्किल दिखेगा इंडिया का। फिर जिससे इंडिया का जो रीइंफोर्स करेगा इंडिया पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट एंड नॉट अलायंस डिपेंडेंसी, मतलब कि इंडिया मल्टी अलाइनमेंट दिखाएगा कि मतलब वो किसके साथ रहना है वो खुद दिखाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी डिपेंडेंसी है। और जैसे यूएसए पे जब इंडिया की डिपेंडेंसी थी तो यूएसए के साथ, यूएसए की जिससे राइवलरी होती थी, इंडिया को भी मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया अपने हिसाब से रिलेशन बिल्ड करेगा। फिर उसके बाद से आर्कटिक वाला जो इशू है, क्योंकि इंडिया ऑब्जर्वर है उसमें, तो उसमें भी ग्रीनलैंड इशू में क्या है कि आपको देखने मल्टी ट्रांजिशन ऑफ ट्रेड देखने को मिल रहा है। उसके बाद से स्ट्रैटेजिक कंपटीशन आर्कटिक रीजन में देखने को मिल रहा है। इंडिया दो नॉट आर्कटिक पावर तो नहीं है, लेकिन इंडिया काउंसिल का ऑब्जर्वर है, तो उसमें क्लाइमेट रिस्क जो है, रिसोर्स का रिस्क, शिपिंग रूट, इन सब चीज़ों, क्योंकि आर्कटिक से भी शिप आती है, तो वो भी इंडिया को भी देखना है, उसमें क्या इंडिया का इंटरेस्ट है आर्कटिक को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि आर्कटिक का जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्टिंग वाला हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें इंडिया को देखना है कि क्लाइमेट क्या इंपैक्ट करेगा, रिसोर्स जो है आर्कटिक का उस पर किसका क्या शेयरिंग होगा, उस पर भी इंडिया का इंटरेस्ट जुड़ा होगा। तो इंडिया चाहता है कि एक रूल बेस्ड और ग्लोबल ऑर्डर बने, जो कि रिसोर्स, इन्वायरमेंट और ये जो भी ट्रेड है, इन सब चीज़ों पे मुद्दे पे बात हो और वो रूल के हिसाब से काम हो। फिर WTO और ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर में क्या देखने को मिलेगा, तो यूएसए और ईयू की जो टैरिफ वॉर चल रही है, ये यूनिलेटरल जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो WTO क्या वीकेंड करेगा, तो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म उसको वीकेंड करेगा, कि जब ये दोनों कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्री जो उसके मेंबर हैं, ये जब उसको नहीं मानेंगी तो बाकी कंट्री कैसे मानेंगी। तो इसी वजह से ये WTO का जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म, उस पर लोगों का भरोसा हटते जाएगा। जो मल्टीलेटरल ट्रेड नॉर्म्स हैं उस पर लोगों का भरोसा हटेगा। इंडिया विच इज ऑफन फेस यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स में पुश हार्डर फॉर द WTO रिफॉर्म, क्योंकि इंडिया जो है वो बार बार, इंडिया को हमेशा से WTO में कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप में ही देखने को मिला है। तो इंडिया कहीं ना कहीं WTO में रिफॉर्म की मांग करेगा। इंडिया बिल्ड कॉलिशन विद, इंडिया अपना कॉलिशन बनाएगा डेवलपिंग कंट्री के साथ। तो ये चीज़ें हैं। सेक्टर में तो हम लोग देख ही लिए कि कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्ट होंगे, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर इम्पैक्ट होगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, तो इम्पैक्ट में क्या होगा कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खुलेगा यूएसए में। और फार्मास्यूटिकल की हम बात करें तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट की बात करें तो मार्केट सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि अब वो मार्केट सब्स्टिट्यूट होगा। जर्मन ऑटोमोबाइल्स को अगर यूएसए का मार्केट नहीं मिल रहा है तो फिर यूएसए जो है वो इंडिया का मार्केट देखेगा। आईटी सर्विस में मिनिमल डायरेक्ट इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा आईटी सर्विस में। एमएसएमई में ये होगा कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खुलेगा, बट आपका सप्लाई रिस्क रहेगा उसमें भी। ऑयल एंड गैस में क्या है कि प्राइस की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, जो कि इम्पैक्ट करेगी। तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए इंडिया जो है इसको लेवरेज करना चाहिए, जो भी ये रिफ्ट हो रहा है, इंडिया को बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करना चाहिए, अपनी सोवरेनिटी, ऑटोनॉमी बना के रखनी चाहिए, इस जो भी मतलब पर्टिकुलर अभी मुद्दा चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी आप इसमें रीड कर लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बनाया गया था, लेकिन ये बना नहीं था। ये बात थी कि हाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए। कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन तब नहीं बना था वर्ल्ड वॉर के बाद। ये था कि हाँ कॉपरेशन रखना है, इसमें लिखा भी था, देखिए इन लोग को इनको प्रमोट करना, पीस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी करना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो ये मोटिव था उसका, लेकिन बना नहीं था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से क्या हुआ कि यूरोप की कंट्री चाहती थी कि एक फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती थी और पॉलिटिकल कॉपरेशन करना चाहती थी, जिसके लिए 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी बनाई गई, कम्युनिटी बनाई गई थी। प्रोडक्शन ये तो ट्रेड के लिए बनाई गई थी, लेकिन 1957 में एक ट्रीटी ऑफ रोम हुआ था जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी। ये भी ट्रेड के लिए ही था। लेकिन 1992 में मैस्ट्रिच ट्रीटी हुआ था, जहाँ से यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ था। ये हो सकता है कभी पूछ ले आपसे, तो याद रखेंगे। फिर 2009 में लिस्बन ट्रीटी हुआ था, जहाँ से स्ट्रेंथन किया गया था यूरोपियन यूनियन को। अब कोर आइडिया वही है कि वो प्रोडक्शन, ट्रेड की बात करता है, कैपिटल गुड्स, तो बाकी आप रीड कर लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन का अपना काउंसिल है। यहाँ यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है, तो 27 मेंबर है। अब सारे यूरोप के मेंबर, क्योंकि यूरोप में 44 ऑलमोस्ट कंट्री हैं, जिसमें 27 ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। लेटेस्ट जो है ब्रेग्जिट के थ्रू यूनाइटेड किंगडम जो है इससे निकल गया है बाहर यूरोपियन यूनियन से। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की एक काउंसिल है, इनकी खुद की यूरोपियन काउंसिल है। यूरोपियन कमीशन भी इनका खुद का है। यूरोपियन काउंसिल जो है इसमें हेड ऑफ स्टेट रहते हैं। यूरोपियन कमीशन जो होता है वो गार्जियन ऑफ ईयू ट्रीटीज इसको माना जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। यूरोपियन पार्लियामेंट है, जिसमें डायरेक्टली लोग इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद से यूरोपियन का अपना खुद का एक काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरोपियन का अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि ईयू के लॉ को अप्लाई करता है। यूरोपियन का अपना खुद का एक बैंक भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरो करेंसी को मैनेज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है यूरो जोन के जो कंट्री हैं। अब देखिए यूरो जोन एक अलग मुद्दा हो गया, ठीक है, तो वो उनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाता है।
सिंगल मार्केट को फॉलो करता है ताकि फ्री मूवमेंट हो गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का और पीपल का। फिर यूरो जोन जो है उसमें 20 कंट्री आती हैं। अभी बात की ना, यूरो जोन अलग है, यूरोप अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है और यूरो जोन भी अलग है। यूरोप में टोटल 44 कंट्री, यूरोपियन में 27 है और यूरो जोन में 20 कंट्रीज़ हैं। तो यूरो जोन को मैनेज कौन कर सकता है, तो करता है तो यूरोपियन जो बैंक है वो करता है। सारे यूरोप के मेंबर जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर यूरो में नहीं है, वो तो हम लोग डिस्कस ही कर लिए। यूरो जोन होता है जो यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं वो। फिर ईयू जो है वो एक ग्लोबल एक्टर, यूरोपियन यूनियन एक ग्लोबल एक्टर है ट्रेड में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, नेगोशिएशन करता है एफटीए को। तो अगर किसी को ट्रेड नेगोशिएशन करना है तो एक एक कंट्री के साथ नहीं करेंगे, वो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के साथ करते हैं। जैसे इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए चल रहा है, लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग क्यों चल रहा है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो निकल चुका है ब्रेक्जिट के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ब्रिटेन के साथ अलग से करते हैं नेगोशिएशन। डिप्लोमेसी में क्या है कि प्रमोट करता है मल्टीलेटरलिज्म, क्लाइमेट लीडरशिप करता है, पेरिस एग्रीमेंट में यूरोपियन यूनियन है मेंबर उसका। फिर हम लोग बात करते हैं कि सिक्योरिटी में इनकी कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी होती है। नेटो पार्टनर्स होते हैं, मतलब नेटो पार्टनर्स है लेकिन इनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, इनका खुद का भी अपना जो ट्रेड पॉलिसी चलता है, मतलब डिफेंस पॉलिसी है वो तो चलता ही है। फिर उसके बाद से यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक जो है वो वन ऑफ द इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। इंडिया ईयू का जो ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए जो अभी चल ही रहा है नेगोशिएशन में। स्ट्रैटेजिक इंडिया पैसिफिक ऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चल ही रहा है। चैलेंजेस क्या है यूरोपियन यूनियन को लेके, तो पहला चैलेंज ये है कि जो ब्रेक्जिट से भी बाहर निकला, ये पहला सबसे बड़ा चैलेंजेस है। माइग्रेशन क्राइसिस, जो कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका से आते हैं माइग्रेंट, वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते भी हैं कि इस्लामोफोबिया ये चलता है वहाँ पे यूरोप में। इकोनॉमिक डिसरप्शन, जैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड है, नॉर्थ की और साउथ की जो इकोनॉमी है जो यूरो की, उनमें डाइवर्जन देखने को मिलता है। नेशनलिज्म राइज हो रहा है यूरोप में, राइट विंग पॉलिटिक्स हो रही है। इटली जो है उसमें राइट विंग पार्टी का, बहुत ऐसी कंट्री है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब में राइट विंग की पार्टी जो है जीत रही है। तो वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगी तो यूरो पूरे कंप्लीट यूरो को नहीं देखेंगे वो लोग, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है, अपने लोगों को वो लोग देख रहे हैं। जियो पॉलिटिक प्रेशर से कि यूएसए रसिया चाइना, यूएसए का भी मुद्दा चल रहा है, रसिया का तो पता ही है, रसिया यूक्रेन वॉर, चाइना का तो हम लोग पता ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेलियर देखने को मिला चाइना का। तो वो चीज़ें हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में यूक्रेन वॉर जो चला था, जिसमें कि हम नॉर्ड पाइपलाइन जो देखे थे कि वो ब्लॉकेज हुआ था, तो प्राइसेस सर्ज हुए थे, तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये पूरा मुद्दा रहा। यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा होलिस्टिक कवर कर लिया। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमने ये भी देख लिया। आप एक बार इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमको नहीं लगता कि इस न्यूज़ में और भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो हमने ये बहुत बड़े एक न्यूज़ को कवर किया है जो कि अब सर्कुलेट होता रहेगा, आपको डेली ये न्यूज़ देखने को मिलेगा। थैंक यू।